हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गौरव ई पाठशाला। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि यूपीएसआई की एक नई सीरीज शुरू होगी। यूपीएसआई मतलब 2 स्टार, आप सभी को पता ही है, ठीक है। तो उसका क्योंकि नोटिफिकेशन टाइप का भी आने वाला है और एग्जाम वगैरह भी होगा आपका दिसंबर में, ठीक है। तो उसके लिए जो है हम लोग नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं केवल मैथ्स को टारगेट करके, क्योंकि 40 क्वेश्चन जो है मैथ के आते हैं अभी तक। तो उसको टारगेट करके सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें जो है जितने भी स्टूडेंट हैं, भले वो मैथ बैकग्राउंड के हो नॉन मैथ बैकग्राउंड के हो, उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो आज जो वादा किया था उसके अकॉर्डिंग तो मैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाला क्लास तो नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल ग्लिच होने की वजह से एक्चुअली में एक लैपटॉप था वो क्रैश कर गया। तो अभी मैं देखिए छोटे वाले लैपटॉप से काम चला रहा हूँ, तो उसमें डाटा था सब कुछ, वो क्रैश कर गया तो टाइपिंग वगैरह नहीं हो पाई है उसकी। तो वो मैं करूंगा, वो भी करूंगा। आज जो है एक क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। ये भी बेनिफिशियल है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। 2017 में इससे पहले एसआई का एग्जाम हुआ था, तो 2017 का जो है पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे आज। 2017 का एसआई का पेपर हुआ था, उसमें जो मैथ के क्वेश्चन आए थे उनको कुछ उठा के सॉल्व करेंगे, ठीक है। एकदम बेसिक से ही सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आराम से, और उसमें भी मैं कॉन्सेप्ट बताते हुए चलूंगा कि क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको देखिए, और जल्द ही मैं आपके लिए कॉन्सेप्ट वाली जो क्लास है वो पूरी स्टार्ट करूंगा। थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे, क्योंकि आज मेरा लैपटॉप जो है क्रैश कर गया एकदम से, उसमें डाटा जितना भी था चला गया सब, तो उस वजह से थोड़ा सा इशू हो गया। अभी टाइपिंग वगैरह भी नहीं हो पाई है चीजों की, ठीक है, कंटेंट की। तो आज जो है क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको एक आइडिया होना चाहिए किस टाइप क्वेश्चन आते हैं, क्या लेवल होता है। तो ये कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद जो है वो स्टार्ट करेंगे हम लोग। जैसे आप लोगों ने रिकमेंड किया है कि नंबर सिस्टम पढ़ाइए, लास्ट वीडियो में बहुत सपोर्ट किया आप लोगों ने, बहुत लोगों ने कमेंट भी किया कि नंबर सिस्टम ज्यादातर लोगों ने नंबर सिस्टम किया है कमेंट। तो नंबर सिस्टम ही मैं स्टार्ट करूंगा, बट गिव मी सम टाइम, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं। देखिए टाइपिंग नहीं हो पाई है और मेरे पास प्रिंट भी नहीं आ पाया, इसलिए मैं सॉफ्ट कॉपी से ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, आप उसको पढ़िएगा, मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा, ठीक। पहला क्वेश्चन है, 2 पाइप हैं ए और बी एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भरते हैं। अगर ये दोनों एक साथ काम करते हैं तो कितने समय में टंकी भर जाएगी, ठीक है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क का पहला क्वेश्चन हम लोग बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल आराम से, ठीक है। आराम से क्लास होगी, बिल्कुल बिगनर्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ए और बी 2 टंकी है, एक भरता है 15 घंटे में, 10 घंटे में, और दूसरा भर रहा है 15 घंटे में, ठीक है। तो पूछ रहा है दोनों साथ में काम करेंगे तो टंकी कितने दिन समय में भर जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन में टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करते हैं, ए जो है 10 घंटे काम कर रहा है, ठीक है, बी जो है 15 घंटे काम कर रहा है। तो टोटल काम निकालने के लिए हम इनका क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम क्यों दिमाग में आता है, एलसीएम ही क्यों, एलसीएम नहीं, लीस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं हम लोग, लेकिन उससे बड़ा भी ले सकते हैं, ठीक है। कॉमन फैक्टर इसलिए हम लोग लेते हैं सो दैट जो इनका इफिशियंसी है वो एक इंटीजर आ जाए, सो दैट सॉल्व करने में आसानी होगी। आप जो है टोटल वर्क कुछ भी मान सकते हैं, 1 से लेके 1000 करोड़ लाख कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, वो आपके ऊपर मानने में है, बट उसमें जो है इंटीजर नहीं आएगा एफिशिएंसी, तो आपको कैलकुलेशन करने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए जो है हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम ही मानते हैं, ठीक है। 15 और 10 का एलसीएम कितना होता है, 30। ये आता है टोटल वर्क, ठीक है। और ये जो है ए जो है इतने आवर्स में कर सकता है, ये आवर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। और यहां पे जो आएगी इफिशियंसी आएगी, ठीक है। जब 10 घंटे में एक आदमी काम करता है तो 30 काम कितने घंटे में करेगा, 3, ठीक है, ठीक है। 3 काम अगर वो 1 घंटे में करेगा तो 10 घंटे में कितने काम कर लेगा, 30 काम कर लेगा, क्योंकि हमने ये मान लिया है कि टोटल काम हमारे पास कितना है, 30 है। टोटल काम कितना है हमारे पास, 30 है, ठीक है। तो 10 घंटे तक काम करने के लिए हर घंटे उसको कितना काम करना पड़ेगा, 3 काम करेगा तो 10 घंटे में 30 हो जाएगा। क्या करते हैं, उसको एलसीएम से डिवाइड कर देते हैं, एलसीएम बटे 10, यानी 30/10 कितना आ गया, 3, और 15/30 कितना आ गया, 2। तो ये आ गई इसकी इफिशियंसी ए और बी की। ए जो है वो हर घंटे हम लोगों ने ये मान लिया यहाँ पे कि वो 3 काम करता है, ठीक है। तो 10 घंटे में कितने, 30 काम करेगा, क्योंकि टोटल वर्क हमने कितना माना, 30।
ठीक है। बी जो है हर घंटे 2 काम कर रहा है, 30 काम कितने घंटे में करेगा? 15 घंटे में करेगा, ठीक है। 15 घंटे में 15 दूनी 30 काम कर लेगा, ठीक। तो इसलिए जो है हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। कोई जरूरी नहीं है आप यहाँ पे जैसे आपको कोई टफ कैलकुलेशन आ गई यहाँ पे, ठीक है, 10 और 15 या कुछ ऐसी आई है कि आपको थोड़ा एलसीएम निकालने में दिक्कत हो रही है, तो आप सीधे उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भी आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 10 और 15 150 में लिख देता डायरेक्ट तो भी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वो मैं करके दिखा दूंगा आपको। तो 30 है, 30 टोटल काम है, 3 और 2 इफिशियंसी आ रही है इसकी, यानी ए जो है एक घंटे में 3 काम करता है, बी जो है 1 घंटे में 2 काम करता है, ठीक है। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में कितने समय में टंकी भर जाएगी, तो टोटल काम कितने हैं? 30 काम है, ठीक है। और उसको किससे डिवाइड करेंगे? 1 घंटे में कितना काम हो रहा है, दोनों के द्वारा। ये जो है 1 घंटे में 3 काम करता है और ये 1 घंटे में 2 काम करता है, तो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना काम करेंगे? 5 काम करेंगे। टोटल वर्क अपॉन 1 घंटे में कितना काम हो रहा है, क्या उससे क्या आ जाएगा कि हमारा कितने घंटे में ये दोनों मिलकर काम कर लेंगे। तो 5 हो गए। 1 घंटे में दोनों मिलकर कितना काम करते हैं? 5 काम करते हैं। तो 1 घंटे में दोनों मिलकर 5 काम करते हैं, तो 30 काम करने में कितना टाइम लगेगा? 30 बटे 5 यानी कि 6 घंटे, 6 आवर्स। ए इज द राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया ये बात? जो मैं अभी कह रहा था कि एलसीएम अगर नहीं भी निकालना है आपको, मान लीजिए एलसीएम निकालने में आपको टाइम लग रहा है, एलसीएम नहीं निकालना है, आप सीधे मल्टीप्लाई करिए तब भी आंसर आएगा, ठीक है। कैसे? 10 और 15 का मान लीजिए एलसीएम निकालना नहीं आता किसी को, ठीक है, अभी तक एलसीएम नहीं सीखा, एलसीएम निकालना नहीं आता, ठीक है। तो क्या करें? वो सीधे मल्टीप्लाई कर दे इसकी। 10 और 15 की मल्टीप्लाई कितनी? 150, यानी हमने मान लिया कि टोटल वर्क हमारा कितना है? 150 है, ठीक है। तब जो है ए जो है इसको पर घंटे कितना काम करना पड़ेगा, क्योंकि 10 घंटे में उसको टोटल काम फिनिश करना है, तो 1 घंटे में इसको कितना काम करना पड़ेगा? 15। क्यों? क्योंकि 150 बटे 10 करेगा तो 15 आ जाएगा, 150 बटे 15 करेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। यानी ए जो है पर घंटे कितने? 15 काम करे और बी जो है पर घंटे 10 काम करे, तब जाके वो 150 काम अपने रिस्पेक्टिव टाइम में कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टोटल काम कितना? 150 है। दोनों मिलके 1 घंटे में कितना काम करेंगे? 15 करेगा, 10 करेगा, 15 10 25, ठीक है। टोटल वर्क अपॉन 1 घंटे में किया गया वर्क इज इक्वल टू टोटल टाइम टेकन। 15 से 25 को इसमें टेबल पढ़ेंगे कितना? 25 क्षण 150 होता है, 6 आवर्स आ जाएगा तब भी, ठीक है। तो आप इस तरीके समझ गए। एलसीएम हम लोग क्यों लेते हैं, समझ में आया? क्योंकि लीस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग इसलिए लेते हैं ताकि जो है हम लोगों को इंटीजर का सामना ना करना पड़े, ठीक है। तो सोल्यूशन जो है आसानी से हो जाता है। अदरवाइज आप कोई भी वैल्यू लेंगे आंसर उसका वही आएगा, ठीक है। 150 में देखिए इंटीजर इसलिए आ गया क्योंकि इसका मल्टीप्लाई था। अगर कोई ऐसा नंबर ले लेता है, मान लीजिए 40 ले लिया जो इसका मल्टीपल नहीं है, तो आपको इंटीजर आएगा, ठीक है, आंसर तब भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आर्टिकल शब्द के अक्षरों को हर संभव तरीके से क्रमबद्ध किया जाता है, स्वरों के सम स्थानों पर आने की संभावना ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ वोवेल कम्स इन इवन प्लेसेस, ठीक है। तो देखिए संभावना जो है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है पहले तो बताइए। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है कि ऑकरेंस ऑफ इंसिडेंट, मतलब जो चीज हमको करवानी है, ठीक है, जो काम हमको करवाना है उसकी क्या है, इसकी क्या है, उसके होने की क्या है, ठीक है। तो वो होगा नंबर ऑफ अकरेंस। पहले निकाल लेते हैं कि आर्टिकल शब्द अक्षरों को लिख के जो है कितने क्रमबद्ध किया जा सकता है। आर्टिकल अक्षरों को हर संभव तरीके से, कितने संभव तरीके हो सकते हैं आर्टिकल शब्द को लिखने के, ठीक है। तो ये देखिए ARTICLE, आर्टिकल शब्द में कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 लेटर है, ठीक है। तो जब 7 लेटर है तो इससे कितने वर्ड बन सकते हैं, उसको घुमा फिरा के, ठीक है। जो 7 लेटर है सभी स्वतंत्र हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो फैक्टोरियल 7 तरीके से वर्ड बनाए जा सकते हैं, ठीक है। 7 लेटर हैं तो और सभी स्वतंत्र हैं, तो उस तरीके के कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं? फैक्टोरियल 7 वर्ड, ठीक है। ये परम्यूटेशन में जो परम्यूटेशन होता है उसमें आप लोग देख सकते हैं। उसमें आपको ये पढ़ाया गया होगा कि जितने भी वर्ड होते हैं किसी भी लेटर में, ठीक है, वो अगर स्वतंत्र तरीके से आपस में परम्यूटेट किए जाते हैं, ठीक है, रोटेट किए जाते हैं, तो उस जितने नंबर होते हैं उतने नंबर का फैक्टोरियल जो होता है हम लोगों का क्या होता है? नंबर ऑफ टोटल वर्ड, ठीक है। तो नंबर ऑफ टोटल वर्ड कितना होगा? फैक्टोरियल 7, ठीक है। अब जो इन्होंने कंडीशन दी उसके हिसाब से निकालने कितने वर्ड बन सकते हैं। कंडीशन ये है कि हर, देखिए यहाँ पे क्या है
1 2 3 4 5 6 7 7 प्लेस है और हमको क्या है इवन प्लेस पे वॉवेल चाहिए, इवन प्लेस पे वॉवेल चाहिए, इवन प्लेस पे वॉवेल चाहिए। ठीक है, इवन प्लेस हमको क्या चाहिए, वॉवेल चाहिए। ठीक है, इवन प्लेस पे वॉवेल चाहिए। देखिए कितने प्लेस है, 1 2 3 प्लेस है। कितने वर्ड है, कितने लेटर हमको इवन है, वॉवेल कितने लेटर है, ए वॉवेल है, आई वॉवेल है, ई वॉवेल है, यानी 3 वॉवेल है। 3 वॉवेल 3 प्लेस। ठीक है, तो इनको कितने तरीके से लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 3 तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, अभी देखिए कांस्टेंट कितने हैं, कांस्टेंट कितने हैं, 1 2 3 4 प्लेस और 4 कॉन्सोनेंट। ठीक है, 4 कॉन्सोनेंट को कितने कितने तरीके से लिखेंगे, फैक्टोरियल 4। ठीक है, फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3, ये उन वर्ड की संख्या आ गई जिसमें जो वॉवेल है वो इवन प्लेस पे होगा। ठीक है, तो 4 और 3 इसका देखिए फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 3। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी ऐसे वर्डों की जिनमें जो है वॉवेल है वो किस पे, सम प्लेस पे हो, वॉवेल जो है स्वर जो है वो सम प्लेस पे हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ये बटे ये फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 7। यही हमारे 3 गुणे 2 गुणे 1 बटे फैक्टोरियल 7 को क्या लिख सकता हूँ, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 यहाँ 6 से 6, तो कितना आ गया ये 1 बटे 35, 1/35 इज द राइट आंसर। ऑप्शन कौन सा है इसमें, ऑप्शन इज ए इज द राइट आंसर। ठीक है, 1/35। ठीक, तो ये क्वेश्चन आसानी है, आप लोग इसको ट्राई करिए। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है और ये सब में आता है। ठीक है, यूपी एसआई का मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 2017 का पेपर एक आया हुआ था। इसकी डेट, क्योंकि इसमें बहुत सारे पेपर होते हैं ना, इसकी डेट क्या है, एक मिनट में देख के बताता हूँ। डेट इसमें लिखा नहीं, शायद 14 तारीख का है ये। ठीक है, देख लीजिएगा, कोई किसी डेट को आया है ये। ठीक, तो आप इसको सॉल्व करिए, अच्छे क्वेश्चन है इसमें, आपको एक आइडिया लगेगा किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लास हम लोग उसके बाद स्टार्ट करेंगे कल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, राम और बाला क्रमशः 4.5 और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्थान x से चलना शुरू करते हैं। अगर वे एक ही दिशा में चलते हैं तो 7 घंटे बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, जो राम है और कौन है, बाला है, ये जो है 4.5 किलोमीटर पर आवर से चलता है और ये कितना चलता है, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि 7 घंटे बाद जो है इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी। ठीक है, देखिए ये 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है, इतने किलोमीटर 1 घंटे में। ठीक है, यानी 1 घंटे में जो राम है वो कितना 4.5 किलोमीटर चलेगा और ये 1 घंटे में कितना चलेगा, 1 आवर्स में 5 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, यानी 1 घंटे में इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 1 घंटे में इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 0.5 किलोमीटर। ठीक है, कोई भी आपको दूरी और जो चाल वाला है उसको कोई फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है, हम लोग ऐसे ही सीखेंगे। ठीक है, बिल्कुल इसको अपने जीवन से जोड़ के मैथ्स को रीजनिंग बना के बिल्कुल एकदम बिना फॉर्मूला लेस मैथ आपको सिखाऊंगा। ठीक है, 1 घंटे में कॉमन सेंस यूज करिए, 1 घंटे में कितना 4.5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, ये बाला 1 घंटे में कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है, तो एक घंटे में इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 0.5 किलोमीटर यानी आधा किलोमीटर। अभी हमसे क्या पूछ रहा है, 7 घंटे में, 7 घंटे में कितनी हो जाएगी, तो 7 गुणे 1 गेम आप सभी ने पढ़ा होगा ना, वही है 3.5 किलोमीटर। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। एक में देखिए 35 किलोमीटर भी दिया है ऑप्शन में, आप उसको गलती से मत लिख दीजिएगा। ठीक है, 3.5 किलोमीटर, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई फॉर्मूला आपको नहीं लगाना है। ठीक है, ऐसे ही करिए आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अपार्टमेंट को 2013 में 10 लाख रुपए में खरीदा गया और 12,000 मासिक किराए पर उसे 2 वर्ष के लिए किराए पर दे दिया गया। ठीक है, 2 वर्ष बाद लागत मूल्य पर 30% लाभ सुनिश्चित करने के लिए अपार्टमेंट को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो देखिए 2013 में खरीदा इन्होंने अपार्टमेंट,
कितने का? 10 लाख का। देखिए इस पे अगर हमको प्लस 30% का प्रॉफिट चाहिए तो हमें इस पे कितने पे इसको बेचना चाहिए? 10 लाख का 30% कितना हुआ? 10 गुणे 30/100 यानी 13 लाख। 3 लाख हुआ, 10 का 3% कितना हुआ? 3 लाख हुआ। इसमें जोड़ेंगे तो कितने में हमें बेचना चाहिए? इसकी एसपी यानी सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए? 13 लाख। सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए? 13 लाख। ये सीपी है, ठीक है। अगर 2013 में कोई वस्तु हमने, कोई जो है अपार्टमेंट खरीदा हमने, कितने में? 10 लाख में, ठीक है। तो वो 30% के प्रॉफिट से कितना हो जाएगा? 13 लाख होना चाहिए। उसका मूल्य जो है 13 लाख रुपए अगर मिलेगा तो हमको 30% का प्रॉफिट होगा। अब इन्होंने 2 वर्ष तक इन्होंने किराए पे उठाया, तो किराए पे उठाने पे कुछ इनकम जनरेट हुई होगी, ठीक है। एक मंथ में कितनी इनकम जनरेट हो रही है? 1 मंथ में इनकम, 1 मंथ में जो उसकी आय है वो कितनी है? 12,000 रुपए, रुपीज 12,000, ठीक है। तो ये 24 मंथ में कितनी हो जाएगी? क्योंकि 2 साल तक किराए पे उठाएगा ना, तो 24 महीने में कितनी हो जाएगी? 24 से गुणा करेंगे, 12 चौक 48, 4 12 दूनी 24, 4 28, 2,88,000। 2,88,000 रुपए तो उसने किराए से ही कमा लिए, ठीक है। अभी हमको कितने चाहिए? केवल 13 लाख में बेचना था ना, 3 लाख एक्स्ट्रा चाहिए, तो कितने अभी और एक्स्ट्रा चाहिए? 12,000 एक्स्ट्रा चाहिए। तो जो अपार्टमेंट को है वो किस मूल्य पे बेचेगा? वो 1,12,000 रुपए पे, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 24 महीने में उसने किराए से कमा लिए 2,88,000, 12,000 रुपए उसको और कमाने हैं, तो 10 लाख को बेचा, खरीदा था तो 10,12,000 रुपए में वो बेच देगा, तो उसको 30% का टोटल प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। ये एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल अप्रोच बता रहा हूँ कि आपको कैसे एग्जाम हॉल में करना है। बस मैं थोड़ा स्लोली बता रहा हूँ क्योंकि इसमें नए बच्चे मेरे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। उनका रिक्वेस्ट था कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लास शुरू की जाए, तो आज जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, कुछ इश्यू हो गया टेक्निकल ग्लिच की वजह से, मैं वो वाली क्लास तो स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने प्रीवियस क्वेश्चन उठा के सॉल्व कराना शुरू किया है, ठीक है। तो आप सभी लोग देखिए और सभी का प्रैक्टिस भी होगा और आपको एक आइडिया लगेगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5, क्वेश्चन नंबर 8 पुरुषों और 7 महिलाओं के एक समूह में कितने प्रकार की 6 पुरुषों और 4 महिलाओं का चयन किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों लगेगा। जब 8 पुरुषों में 6 पुरुष चयन करने के लिए 8 पुरुष में 6 पुरुष चयन, 6 पुरुषों के चयन के प्रकार, ठीक है, किस तरीके से चयन किया जा सकता है? 8 में से 6 जो है उसको कैसे डिनोट करेंगे? 8 C 6, ठीक है। और जो है कितने महिलाएं हैं? 7 महिलाएं हैं। 7 महिलाओं में कितनी महिला लेंगे? 4 महिला। 4 महिला के चयन प्रकार क्या होगा? 7C4, ठीक है। ये होते हैं प्रकार। किसी कुछ नंबर दे रखा है, उसमें से कितने प्रकार के नंबर लेके सेलेक्ट करके कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है, तो उस कॉम्बिनेशन को फॉर्मूला होता है 8 पुरुष में से 6 पुरुष। 8 में से 6 का कॉम्बिनेशन बनाना है, कितने? 8 C 6, ठीक है। 7 महिलाओं में 4 महिला यानी 7 में 4 का कॉम्बिनेशन बनाना है 7C4, ठीक है। तो कितने टोटल कितने प्रकार? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से क्या है? स्वतंत्र है, कोई कंडीशन नहीं है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो इसमें जो टोटल प्रकार होगा कि इस तरीके से कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, कुल प्रकार कितने प्रकार के चयन हो सकते हैं इस तरीके से? तो 8 C 6 इंटू 7 C 4, ठीक है। तो फैक्टोरियल 8 इसका फॉर्मूला होता है ऊपर वाले का फैक्टोरियल बटे नीचे वाले का फैक्टोरियल इंटू इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल 7 ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल और इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल यानी फैक्टोरियल 3। 7 में से 4 गया कितना हो गया? 3। 7 में 4 गया 3। तो फैक्टोरियल 8 कितना होता है? 8 गुणे 7 फैक्टोरियल 6, ठीक है। और ये तो फैक्टोरियल 6 हो ही गया, और ये फैक्टोरियल 2 मतलब 2 गुणे 8। फैक्टोरियल 7 कितना होता है? 7 गुणे 6 गुणे 5 फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 4 इंटू 3 गुणे 2। 4 से 4 कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो गया, 2 चक्कू 8।
तो कितना हो गया 7 चौक 28 इंटू 3 दूनी 6 कैंसिल हो गया, कितना है 7 बचे 35। तो 28 और 35 की गुणा करने का देखिए बहुत आसान तरीका होता है, 2 डिजिट की गुणा करने का। 28 और 35 मल्टीप्लाई देखिए कैसे करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 8 पंचे 40, कितना हासिल 4। अब एक क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 दूनी 10 और 8 या 24, 8 या 24 और 10 कितना 34, 34 में 4 जोड़ेंगे 38, हासिल कितना 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 3 6 3 9, कितना आ गया 980। 980 इतने प्रकार के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं हमारे, ठीक है। ये 5th क्वेश्चन था, ऑप्शन इज डी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 होगा, ठीक है। एक जिले में कुल नागरिकों के 10% को अपराध की सजा मिली है, परंतु कुछ अपराधियों में से 20% अपराध करने के बाद भी बच जाते हैं, ठीक है। नागरिकों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत अपराधी हैं, ठीक है। मान लीजिए 100 नागरिक हैं, एक नगर में 100 नागरिक है। देखिए परसेंट का जब क्वेश्चन हो और परसेंट में ही आंसर पूछ रहा हो तो हम लोग क्या मानेंगे 100 मानेंगे, ठीक है। 100 मानने से ये होता है कि उसका आंसर जो है आसानी से निकलता है। नागरिक 100 है, इसका 10% लोगों को सजा मिली है, ठीक है। 10% लोगों को सजा मिली है, यानी कि कितना हो गया 10 लोगों को सजा मिली है और 90 लोग सजा नहीं मिली है, ठीक है। 10 लोगों को सजा मिली है। अब ये बोल रहा है कि जिनको सजा मिलती है वो 80% ही है, क्यों? क्योंकि कुल अपराधियों में से 20% अपराध करने के बाद भी बच जाते हैं, ठीक है। तो कुल अपराधियों का 80% किसके बराबर है 10 के बराबर है, क्यों? क्योंकि 10 को सजा मिली है और कुल अपराधियों में से 20% जब बच जाते हैं तो टोटल कितना परसेंट हो सकता है 100% हो सकता है। तो कुल अपराधियों का 80% लोगों को सजा मिली होगी, ठीक है। हमारे हिसाब से सजा कितनों को मिली है 10 को मिली है, तो कुल अपराधियों का 80% कितना हो गया 10, ठीक है। तो कुल अपराधियों का परसेंट कितना हो गया, कुल अपराधी 80% का मतलब होता है 80/100 यानी 4/5, ये 10 हो गया, ठीक है। तो कुल अपराधी कितने हो गए, ये 5 उधर जाएगा, 25/2, कितना आ गया 12.5। 12.5 अपराधियों को जो है 100 अगर नागरिक हम लोग मानेंगे तो उसमें से कितने अपराधी निकल के आ गए, कुल अपराधी कितने हैं 12.5, यानी 100 पे, क्योंकि परसेंट हम किस पे काउंट करते हैं 100 पे काउंट, परसेंट प्रतिशत यानी शत पे प्रति लगा हुआ है, ठीक है। संधि विच्छेद करिए प्रतिशत का, प्रतिशत पर 100 पे कितने, तो पर 100 पे कितने 100 ही नागरिक हमने माने थे, पर 100 पे कितने 12.5, यानी कि हमारे कितने परसेंट जो है अपराधी हैं नागरिकों में से 12.5% नागरिक जो है वो अपराधी हैं, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। ये सब चीजें जो है आप लोग देखते जाइए, ठीक है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है किस तरीके से। हालांकि मैं बहुत टाइम देके सॉल्व करूंगा इसको समझाने के लिए, क्योंकि नए बच्चे भी हैं मेरे साथ यहाँ पे जुड़े हुए, तो उनके लिए थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ। और उनको तब भी अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल टेंशन में लीजिए, जो कॉन्सेप्ट क्लास होगी वो इससे भी आराम से होगी, ठीक है। उसमें हर चीज समझाई जाएगी, किस तरीके से 20% लिखा है तो 80% कैसे हो गया, या जो भी है मतलब A to Z बिल्कुल फ्रॉम प्लिथ टू पैरामाउंट, ठीक है। बिल्कुल नीचे से स्टार्ट करेंगे और ऊपर तक जाएंगे, ठीक है, शून्य से शिखर तक जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7, ये आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे, एक 500 मिली घोल के नारियल और पानी और तरबूज के रस का अनुपात, नारियल पानी अनुपात तरबूज रस कितना है 5:3 है। 5 अनुपात कितना है 3 है, नहीं 3:2 है, 3:2 है, ठीक है। असल में सॉफ्ट कॉपी में ही है तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, ये दिखा देता हूँ मैं फिर से आपको। ये देखिए लैपटॉप, छोटा सा लैपटॉप है मेरे पास, ठीक है, इसमें जो है सॉफ्ट कॉपी में आ रहा है तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। आज थोड़ा मैनेज कर लीजिए, उसके बाद जो कंटेंट पे काम चल रहा है टाइपिंग वगैरह थोड़ा सा टाइम लग जाता है,
तो उसके बाद हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। आज थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए आप लोग। रस की कुछ मात्रा घोल में मिलाई जाती है और अनुपात 1:1 हो जाता है, ठीक है। पहले तो देखिए 3:2 है, 500 ml टोटल है। मिश्रण कितना है? 500 ml है। मिश्रण कितना है? 500 ml है, ठीक है। 3:2 में विभाजित किया जाता है तो नारियल पानी कितना है? देखो 3 और 2 5, 5 की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे देखिए 5 की वैल्यू कितनी है? 500, ठीक है। तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 300 हो जाएगी। 2 की वैल्यू कितनी होगी? 200 हो जाएगी। तो नारियल पानी कितना ml है? 300 ml है। और तरबूज का रस कितना है? 200 ml है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि डालेंगे तरबूज के रस कितना मिलाया जाए कि दोनों जो है अनुपात 1:1 हो जाए। यानी 300 ml अगर नारियल पानी है तो हमको तरबूज का रस भी कितना करना है? 300 ml करना है, तभी 1:1 होगा। अभी 200 ml तरबूज का रस है हमारे पास, इसमें हमको कितना जोड़ना पड़ेगा 300 ml करने के लिए? प्लस 100 ml जोड़ना पड़ेगा। तो 300 ml हो जाएगा, ये भी 300 ml हो जाएगा, ये तो है ही। तो रेशियो कितना हो जाएगा? 1:1, ठीक है। तो 100 ml इज द राइट आंसर। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, पढ़िए। राजू x दूरी y गति से तय करता है। अगर वह 7 किलोमीटर प्रति घंटा और तेज चलता है तो उसे 10 मिनट कम लगते हैं, ठीक है। अगर वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चलता है तो उसे 30 मिनट अधिक लगते हैं। किलोमीटर में दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें जो है जिसकी जो स्पीड है, ठीक है, जो रियल स्पीड है उसका निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। और फिर जो है उसकी दूरी निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। दोनों फॉर्मूले से मैं यहाँ लगा दूंगा। उसका एक्सप्लेनेशन जो है जब मैं इसको टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा तब करा दूंगा, ठीक है। क्योंकि अभी एक्सप्लेनेशन कराने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा जल्दी, क्योंकि सारे क्वेश्चन कराने भी हैं। तो जो स्पीड है इसकी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए यहाँ पे कितनी दी है, एक मिनट। एक्स दूरी और वाई गति से चलता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होगा 2v1 v2 बटे डिफरेंस v1 डिफरेंस v2। डिफरेंस मतलब एक जो है v1 मतलब क्या है? जो गति पहले बढ़ाई या घटाई गई है। पहले क्या किया गया है? बढ़ाया गया है। तो v1 कितना होगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा तेज करता है, तो v1 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। v2 की क्या होगा? जो दूसरी स्पीड के साथ छेड़छाड़ की गई, यानी कम किया गया होगा, घटाया बढ़ाया गया होगा। तो यहाँ पे क्या किया गया? कम किया गया है। वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चलता है, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया v2, ठीक है। तो v निकालने, यानी उसकी रियल स्पीड क्या है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाया गया, एक बार 3 किलोमीटर प्रति घंटा घटाया गया, तो उसकी रियल स्पीड क्या है? ये निकालने का फॉर्मूला होता है 2v1 v2 बट अपॉन v1 डिफरेंस v2, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस निकालना हमको। 2 गुणे 5 गुणे 3 बटे 5 में से 3 गया 2, तो कितना आ गया? 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 15 किलोमीटर पर आवर आ गया, ठीक है। अभी आगे क्या दिया हुआ है कि किलोमीटर में दूरी ज्ञात करनी है। दूरी निकालने का भी फॉर्मूला है x बराबर v t ब्रैकेट में 1 प्लस v अपॉन v, ठीक है। ये आप याद कर लीजिए तब तक। v मतलब जो हमने निकाला यहाँ पे उसकी जो है रियल स्पीड, ठीक है। v इक्वल टू रियल स्पीड। तो रियल स्पीड कितनी है? 15। t क्या है? t मतलब ये है कि आपको कितना टाइम ज्यादा या कम लग रहा है, ठीक है। इसमें क्या है? दोनों केस में 30 ज्यादा एक बार लग रहा है, एक बार 30 कम लग रहा है, ठीक है। 30 बटे 60 हो जाएगा। 30 मिनट है ना, उसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे 30 बटे 60, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटे में आई है तो हम टाइम भी किसमें? घंटे में चाहिए। 30 मिनट जब ज्यादा 30 मिनट कम लग रहा है पहली कंडीशन में, क्योंकि v1 यहाँ पे हमने रखा है, तो पहली कंडीशन को देखेंगे। पहली कंडीशन जब 5 किलोमीटर पर आवर उसकी बढ़ जाती है तो उसको 30 मिनट क्या लगता है? कम लगता है, ठीक है। तो 30 मिनट को हम लोग घंटे में चेंज करेंगे, 30 बटे 60 हो जाएगा। 1 प्लस v हमारा कितना है? 15 आ गया। v1 कितना हमारा? 5। तो देखिए 30 दूनी 60 हो गया। 15 बटे 2 गुणे 5 3 15, 3 और 1 कितना हो गया? 4। तो 2 दूना 4 कितना हो गया? 15 दूनी 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक। तो आप ये फॉर्मूले तो याद कर लीजिए। फिलहाल के लिए जब मैं इसको कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा तब उसको पूरा डिटेल बताऊंगा कि फॉर्मूला कहां से आया है और कैसे आपको याद करना है, ठीक है। फिलहाल आप उसको रट्टा मार दीजिए इस टाइप क्वेश्चन में।
किस तरीके से बी और एक्स निकालते हैं। ठीक है, 2 बार आपको फॉर्मूला का यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 होगा। अगर 9 जून 2011 को सोमवार है तो 7 दिसंबर 2011 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, 7 दिसंबर 2011 को कौन सा दिन? 9 जून से 7 दिसंबर तक हमको काउंट करना है। ठीक है, 9 जून, जुलाई, ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें डाल दिया। जुलाई, अगस्त, ठीक है मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है। सितंबर, कैलेंडर जिसे बोलते हैं, कैलेंडर में आता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, देखिए जितने भी ऑड नंबर निकल के आते हैं कब, जब 7 से डिवाइड करें। 30 दिन का महीना होता है तब उसको 7 से डिवाइड करते हैं। ऑड नंबर कितने निकल के आते हैं? 2, यानी 28 तक तो पूरा निकला है। 30, 7 चौक 28। 30 को 7 से डिवाइड करते हैं, 4 बार तो पूरा चला जाता है। बचता कितना है? 2। शेषफल कितना था? 2, यानी 2 उनको हम बोलते हैं ऑड डेज। ऑड डेज मतलब उतने दिन हमारे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आज अगर सोमवार है 1 तारीख को, ठीक है, अगर 28 तक जो है 29 को क्या हो जाएगा? फिर सोमवार हो जाएगा, क्योंकि जो एक दिन अगर आएगा तो उसके एक अगला दिन बढ़ जाएगा। 2 दिन अगर और डे होंगे तो उसके एक दिन आगे और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में जून में 9 जून से स्टार्ट किया है, तो 9 के बाद 30 दिन का जून होता है। ठीक है, 9 जून निकाल लेंगे तो कितने बचेंगे? 21 दिन। 21 दिन बचेंगे। 21 दिन में ऑड डेज कितने होंगे? 0 ऑड डेज। ऑड डेज का मतलब समझ गए यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, कि आपको कितने दिन एक्स्ट्रा ऐड करने हैं। ठीक है, तो बाद में टोटल निकालेंगे कितना शेषफल बचेगा। अब 21 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना शेषफल बचेगा? 0, तो 0 ऑड डेज। ठीक है, जुलाई में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। इसमें 31 दिन के बाद 7 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा? 3 ऑड डेज बचेंगे। अगस्त में 31 डे होते हैं, ऑड डे कितने निकलेंगे? 3। ठीक, सितंबर में 30 दिन होते हैं, ऑड डे कितने निकलेंगे? 2। अक्टूबर में 31 दिन, ऑड डे 3। नवंबर में 30, ऑड डे कितने होंगे? 3 दिन। नवंबर में 30, ऑड डे कितने? 2 दिन। और दिसंबर में इन्होंने दे रखा है, कितने दिसंबर तक पूछा है? 7 दिसंबर पूछा है, तो 7 दिन ही काउंट करेंगे और बाकी कुछ नहीं काउंट करना है हमको। 7 दिन में कितने ऑड डे? 0। तो टोटल ऑड डे कितने हो गए? 3 3 6 2 8 2 10 3 13 दिन हो गए ऑड डेज। देखिए जितने भी ऑड डेज आएंगे वो 7 से ऊपर नहीं होने चाहिए। 7 से ऊपर जैसे हो तो 7 से एक बार फिर डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 13 7 से ऊपर है, 7 से फिर डिवाइड करेंगे तो कितने ऑड डेज निकल के आएंगे हमारे पास? 6 ऑड डेज। ठीक है, 6 ऑड डेज का मतलब ये हो गया कि 6 दिन हमको आगे बढ़ना है। नवंबर के बाद 6 दिन आगे बढ़ना है। ठीक है, 6 दिन आगे बढ़ने की जगह हम एक दिन पीछे भी जा सकते हैं, क्योंकि 7 दिन ही तो होते हैं। 6 के बाद एक 7 होता है, फिर उसके बाद फिर रिपीट होगा। तो सोमवार से एक दिन पहले जाएंगे तो कितना आएगा? रविवार। रविवार इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। या फिर आप आगे बढ़िए, 6 दिन आगे बढ़िए, सोमवार से मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर और रविवार। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, या एक दिन आप बैक चले जाइए 6 दिन आगे बढ़ने की जगह, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन देखिए मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे। 40 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन डिस्कस करने में बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो 10 क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। 10 करके हम लोग डिस्कस करेंगे डेली, तो 4 दिन में खत्म हो जाएगा हमारा प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे जितना भी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। और तब तक अगर आपको कोई चेंज कराना है, पहली बात तो अगर चेंज कराना है तो इसी वीडियो में बता दीजिए कमेंट करके कि हाँ नंबर सिस्टम जो है, ये कोई और टॉपिक जो भी आपको अच्छा लगे। जो टॉपिक आपको अच्छा लगे वही कमेंट में करिए और उसको मैं आगे कॉन्सेप्ट में पढ़ाऊंगा। ठीक है, इंद्रन अपनी वस्तुएं बेचकर 10% लाभ कमाता है, उसके लागत मूल्य में 40% की वृद्धि होती है और वह अपना बिक्री मूल्य 40% बढ़ा देता है। लाभ का नया प्रतिशत क्या है? ठीक है, मान लीजिए जो 100 रुपए उसकी सीपी है, इंद्रन अपनी वस्तुएं बेचकर 10% लाभ कमाता है। ठीक है, 100 रुपए की सीपी है, इंद्रन की जो वस्तुएं हैं उसकी सीपी कितनी है? 100 रुपए है, तो एसपी कितनी हो जाएगी? एसपी
एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य 110, कैसे प्लस 10% हो रहा है, 10% का लाभ कमाता है ना, 10% का लाभ कमाता है तो कितना हो जाएगा 110 रुपए, ठीक है। अभी क्या है कि उसके लागत मूल्य में 40% की वृद्धि होती है, यानी सीपी जो है उसका लागत मूल्य उसमें क्या है 40% की वृद्धि हो रही है, तो 100 में 40% वृद्धि होगी 140% हो जाएगा, यानी 140 रुपए, ठीक है। ये हमने माना है, लेट माना है कि उसकी जो लागत मूल्य है वो 100 रुपए है। पहले केस में 10% की वृद्धि हो रही है तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 110 रुपए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि 100 रुपए में उसकी जो लागत मूल्य है उसमें 40% की अगर बढ़ोतरी हो रही है, फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है वह अपना बिक्री मूल्य 40% बढ़ा देता है, विक्रय मूल्य भी 40% बढ़ा देता है, ठीक है। लागत मूल्य में 40% वृद्धि, विक्रय मूल्य में भी 40% वृद्धि, तो 110 का 40%, 110 का 140% डायरेक्ट निकाल लें, 11 चौक 44, 4 11 4 15, 154 रुपए, ठीक है। तो 140 से क्या हो रहा है 154 हो रहा है, ठीक है। तो इसमें भी 10%, 14 रुपए का फायदा हो रहा है 140 पे गुणे 100, कितना आ गया 10%, इज द राइट आंसर, ठीक है। पहली बात तो दोनों में अगर 40% की वृद्धि हो रही है तो टोटल जो परसेंट पे फर्क पड़ेगा वो उतना ही परसेंट का फर्क पड़ेगा जितना हमारा उस पर फर्क पड़ रहा है, ठीक है। देखिए 100 रुपए की वस्तु 110 में हो रही है, 10% का प्रॉफिट है, 40% बढ़ा है, 40% भी बढ़ा है तो 10% ही रहेगा, ठीक है। कॉमन सेंस का भी इसमें यूज कर सकते थे, तो 10% का राइट आंसर ऑप्शन देख लीजिए। मेरे पेज से मेरे लैपटॉप से चला गया है वो पेज और वो आ नहीं रहा है, आजकल जो है लैपटॉप सारे दिक्कत में है। इसका ऑप्शन क्या है, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा है, आप उससे देख सकते हो, मेरे लैपटॉप में क्वेश्चन वो चला गया, ठीक है। 10% का राइट आंसर। तो 10 क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए, इसके जो कॉन्सेप्ट आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, जब बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा बिल्कुल शून्य से, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा हर चीज। तो टॉपिक वाइज में उठा के आपका जब तक पेपर होगा तब तक मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आपको। प्रीवियस क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, आपको एक बार एक आइडिया लगेगा कि किस लेवल की मैथ आ रही है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो यूपीएसआई का यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन मैंने डिस्कस कराया। अभी एक टेट जो सुपर टेट हुआ था लास्ट ईयर 2018 में या 19 में शायद हुआ था, 2019 में हुआ था सुपर टेट, उसके भी मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगा मैथ के, आपको सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि सुपर टेट भी है अगले दिसंबर या जनवरी तक होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए गौरव ई पाठशाला के साथ, सो दैट आपको सारे क्वेश्चंस के जो प्रीवियस क्वेश्चन है उनके अच्छे सोल्यूशन, जो भी आपको एग्जाम में अप्रोच लगानी है उस अप्रोच के साथ मिल सके। जो ये वाले यूपी के एग्जाम है, यूपीएसआई हो या सुपर टेट हो, इसमें जो है मैथ में पूरे मार्क्स करना बहुत जरूरी है। पूरे मार्क्स अगर आप मैथ में कर लेते हैं, जैसे 40 आ रहे हैं, 40 क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा एज मिलेगा, आप बहुतों से आगे निकल जाएंगे, ठीक है। और बाकी और अगर सब्जेक्ट में थोड़ा सा पीछे भी रह रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरा टारगेट ये है जो बिल्कुल भी शून्य पे है, जिसको जो मैथ बैकग्राउंड से है भी नहीं, उसको भी जो है पूरे नंबर 30 में 30 नंबर या 40 में 40 जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सारे क्वेश्चन को कराना, ठीक है। तो ये मेरा टारगेट है, आप लोग मेरे साथ बने रहिए। गौरव ई पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, सो दैट जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो आपको मिलती रहे। ओके गाइस, थैंक यू।